तो जय हिंद दोस्तों, आइए से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 49 का पार्ट थर्ड। इसमें सर अब तक हमने देखा कि हमने सर जी सारा पोर्शन स्टॉक एंड डेटर मेथड का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब सर हम इसी चीज़ को बस बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, और सर जी हमारा काम ख़त्म। हमने आपको कहा है सर कि अब क्या करिए, 6 अकाउंट का ये जो आप 6 लेजर बना रहे हो, ठीक है, ये 6 लेजर 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, एक तो आप बनाते हो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर गुड्स एंड अकाउंट का, ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का, ठीक है, वो वाला 3। और चौथे नंबर पे आता है सर ब्रांच डेटर, 5वें पर ब्रांच का कैश और 6ठे पर ब्रांच का P&L। तो ये 6 का सर जी आपको फॉर्मेट ने कहा था कि आप अपने कॉपी के पीछे 6 पेज के ऊपर सर आप फॉर्मेट बनाते जाइए। ठीक है, उस फॉर्मेट को सर आप मैच कैसे कर सकते हो, तो आप ये जर्नल एंट्री से सर अगर आप अब तक बना लिए हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सर, यहाँ से जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रहा है। इस जर्नल का पोस्टिंग करके सर आप रेडी कर सकते हो। देखो लास्ट यहाँ तक है सर, टोटल 18 जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कब कब किस अकाउंट में अफेक्ट कर रहा है, जैसे देखिए कभी ब्रांच एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो सारा केसेस को भी लिखना है। ठीक है सर, देखिए तो मतलब आपको एक तरह से जर्नल एंट्री को याद रखना है, सिंपल बात। ठीक है, जितने तरह का केसेस आपने अब तक पढ़ा है वो एक तरह से कंक्लूज़न है। यही कंक्लूज़न अगर आप सर पहले पढ़े होते हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता, बट आप अगर आप पढ़ोगे तो सर जी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने जो लेयर रेडी करके रखा है उसको सर आप एक बार इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार सर कंफर्म भी हो जाएगा कि कौन सा चीज़ों को कब कहाँ पर किस तरह से जो आपने लिखा है उसको कैसे पोस्टिंग करना है, ये आप समझ जाइएगा। ठीक है सर ध्यान रखिएगा, हम ही ये कह रहे हैं कि सर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे इस चीज़ का तो आपको ये सारा चीज़ों को लिखना ज़रूरी है, वरना आप एग्ज़ाम टाइम में सर इसी क्वेश्चन को 1 घंटा में बनाओगे। ठीक है, और यही ट्रिक है कि इस चीज़ को आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, जो कि 15 मिनट में अगर एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाए तो बहुत ही एक बड़ा चीज़ है। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ठीक है सर, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और चलिए देखिए तो पढ़ते हैं सर, ब्रांच एंड डेटा सिस्टम मेथड, इसका रैंक 1 पर आता है इस डिपेंडेंट ब्रांच का मेथड में। ठीक है सर, ये फर्स्ट रैंक है इसका इंपॉर्टेंस के मामले में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है सर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ आगे बता दें, इसके बाद हम करेंगे जो सर जी डेटर्स मेथड। ठीक है, उस डेटर्स मेथड में भी आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यस, वहाँ पर भी सर जी यूज़ होता है इस चीज़ का, तो ध्यान रखिएगा सर। ठीक है डेटा सिस्टम वैसे बहुत ही इजी है, बट अगर आपने सर उसके लिए उससे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आप स्टॉक एंड डेटर अच्छे से आप समझ लिए हो तो ही आप सर जी डेटर्स मेथड की तरफ आगे स्टेप बढ़ाइएगा। ठीक है, तो ये मेरा सजेशंस रहेगा, तो इसके ऊपर सर जी नोट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर जी ये वही सारा चीज़ कहा है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है आप चाहो तो पढ़ के देख लीजिए, सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ देखिए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है जो कि नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर का होता है, जो कि आपने सर जी देखा इसका हर बार कभी ये नॉमिनल टाइप का है। ठीक है, और मतलब नॉमिनल नेचर का है। ठीक है, जो कि क्या हिसाब रखता है सर, प्रॉफिट का आना और प्रॉफिट का जाना। ठीक है सर, आना और जाने का हिसाब रखता है प्रॉफिट का ठीक है सर, तो वही चीज़ आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस बाय ब्रांच, वही सारी चीज़ें हैं सर जो आपने अब तक पढ़ा है, वही सब कुछ वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रांच असेट्स और लाइबिलिटी अकाउंट भी आप चाहे तो बना सकते हो, ब्रांच P&L अकाउंट भी आप बना सकते हो। ठीक है सर, ये चीज़ें तो सर जी अभी तक आपने बताया नहीं। ठीक है, ये आपको सर जी हम आगे सिखा देंगे, उतना बड़ा वैसे ये चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सर हम बनाना सिखा देंगे डेटर्स मेथड में। जब हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो सर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें हम बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर सर जी एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं है यार, एसेट्स और लाइबिलिटी का अकाउंट बनाना रही है भाई मेरे। जैसे फर्नीचर खरीदा कोई, ठीक है, चलो समझा देते हैं थोड़ा सा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, तो मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट है, तो फर्नीचर का बैलेंस इधर लिखते हैं, अरे यार पेन, फर्नीचर का बैलेंस सर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, BD बैलेंस BD अगर पहले से हो या फिर कुछ परचेज़ किया तो यहाँ लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन कुछ लग गया तो इस साइड सर आप माइनस करते थे, याद है बस। और ये जो साइड लास्ट में बच गया यहीं तो इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसको ट्रांसफ़र कर दो। और इसी को क्या कहते हैं, ब्रांच का असेट अकाउंट,
बस इतना ही तो चीज़ है सर, आप तो अच्छे से जानते हो इस चीज़ को, हमको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है सर। ठीक है, फिर अलग अलग केसेस है। देखिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किया, तब क्या एंट्री होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिए। सब कुछ आपने प्रैक्टिस किया हम सर, इसीलिए सिर्फ एक रीड कर देते हैं इसको बस। ठीक है, हेड ऑफिस को गुड्स वापस किया ब्रांच ने, तभी एंट्री। जनरली इसको क्रेडिट सेल्स में से रिटर्न मानते हैं। ठीक है, ब्रांच डेटर क्रेडिट रिटर्न ही माना जाएगा। यस सर। फिर ये स्टार वाला एंट्री सर, गुड्स रिटर्न किया जाएगा, गुड्स रिटर्न किया गया, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर। एक मिनट पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा सर इसको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फॉर गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, कस्टमर्स डेटर, ठीक है, और कैश कस्टमर डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। वो कंडीशन जो कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था, आपको याद हो तो जब गुड्स रिटर्न किया जाएगा क्रेडिट कस्टमर के द्वारा या कैश कस्टमर के द्वारा सीधे हेड ऑफिस को डायरेक्टली, तो सर क्या एंट्री होता है आप देखे थे इस टाइप का एंट्री सर। लॉजिक ऑफ दिस एंट्री, ऊपर में ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, ठीक है, बट और इस साइड में ब्रांच इसको बेचता था जो कि गुड्स एंड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, जब कस्टमर डायरेक्टली उसको दे दिया तो एंट्री हो रहा है सर गुड्स एंड अकाउंट डेबिट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर और कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखिए, तो यहाँ पर ये वाला कट गया ऊपर और ये नीचे कट गया, तो बच गया आपका गुड्स एंड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो वहीं तो एंट्री सर ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और अगर डेटर्स नहीं हो, कैश रिटर्न हो, तो कैश रिटर्न मान लेंगे। ये चीज़ सर हमने अच्छे से डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 में तो वही वाली चीज़ है, ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्रांच ने कैश में सेल किया कस्टमर को, तो ये एंट्री, ठीक है, अच्छे से आपको पता है ये सारी चीज़ें सर। ब्रांच ने क्रेडिट में सेल किया कस्टमर को, ठीक है, क्रेडिट सेल किया, डेटर को बुलाते हैं, कैश सेल किया, ब्रांच कैश बढ़ता है, ठीक है सर, ओके, और क्रेडिट सेल में डेटर बढ़ता है, ओके सर। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट में है। टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट द एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ गुड्स सेंड, ठीक है। इफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पर रिजर्व्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। रिजर्व्स इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ सेल, द डिफरेंस सेल्स प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। ब्रांच स्टॉक में एसपी से आईपी पर बनाते वक्त जो मार्कअप को साइड करते हैं, ओके, रिकॉर्डेड फॉलोइंग इज द 6 एंट्रीज आर पास्ड फॉर दिस पर्पस। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है सर, पहला बात तो ये कि जो हम ओपनिंग क्लोजिंग या शॉर्टेज को जो सर ये साइड करते हैं वो वाली बात है, ठीक है, कि जो गुड्स सोल्ड ही नहीं हो पाया उस पे से आपको रिजर्व्स हटाना पड़ता है क्रिएट करके। यस सर। और आपने ये भी देखा था कि सर इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और शॉर्टेज जो कि बिक नहीं पाया वो भी, और एड बैक, ये इस चीज़ को तो सर ये माइनस करते हैं, बट एड बैक जो कि प्लस करना पड़ता है वो क्या था सर, ओपनिंग बैलेंस। गोल्डन रूल नंबर 3 में आपने ये चीज़ों को पढ़ा था सर, ओके सर, जो गोल्डन रूल पढ़ाए थे उसी में था ये सब चीज़, ठीक है सर। एट द टाइम ऑफ सेल द डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिकॉर्डेड फॉर फॉलोइंग 6 एंट्रीज। देखिए वो वाला डिफरेंस है, जो ब्रांच स्टॉक आता था तो आपको ब्रांच स्टॉक में अगर एसपी आ गया तो एसपी से आईपी पर बनाते वक्त आपको मार्कअप को साइड करना पड़ेगा। गोल्डन रूल नंबर 2 आपको याद हो सर, तो देख लीजिए। यस सर। तो चलिए ये चीज़ें भी हो गया, अब आ जाइए आगे, फॉर मार्कअप और लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ठीक है। मार्कअप सर एड बैक करके, वो देखिए वही चीज़ जो अभी हम बोले ओपनिंग स्टॉक वाला, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक पर मार्कअप आपको एड बैक करना पड़ता था, बिकॉज इतना का इस साल तो फीफो बेसिस पर फर्स्ट ओपनिंग फर्स्ट सेल, ठीक है। तो इस साल तो बिक ही जाएगा, ये तो श्योर है, इसी वजह से ये वाला का सर आपको स्टॉक रिजर्व ऐड करना पड़ता था, ठीक है। मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक आपको हटाना पड़ता था, वही चीज़ें है सर। मार्कअप ऑन गुड सेंट, ठीक है, ये किसका मार्कअप था सर, लोडिंग हटाएं फर्स्ट एंट्री में से, दैट इज लोडिंग ऑफ हेड ऑफिस। ये हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस ने जो अर्न किया था सर, हेड ऑफिस जब, थोड़ा क्लियर करते हैं सर पहले, ये सब एंट्रीज जो है सर यहाँ से लेके ये सारा एंट्रीज आपको मार्कअप के लिए है। देखेंगे आप यहाँ से तो अगला 4 एंट्री ये इतना सर मार्कअप से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये मार्कअप ओपनिंग स्टॉक पर, ये मार्कअप क्लोजिंग स्टॉक पर,
और ये मार्कअप जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेल किया, जब मतलब सेंड किया था, एक तरह से बेचा ही था, जो कि हमने समझा था इस चीज़ को, तो उसने उसी वक्त इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट कमा लिया था ब्रांच को देते टाइम में। किसने? हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस की मेहनत वो यहाँ पर लिख देते हैं सर, ठीक है। एंट्री नंबर 10, ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया तो उस पर से आपको मार्कअप लोडिंग हटाना पड़ेगा, ठीक है सर। ये एंट्री आप देख लीजिए, इसका रेफ़र दिया हुआ है, रेफ़र एंट्री नंबर 1 और 2, ठीक है। तो इसके पीछे ही था सर, देखिए रेफ़र एंट्री 9, ये जो यहाँ पर मार्कअप है, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किया तो इसका मार्कअप हटाया आपने सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये आपको याद है, अपोजिट साइड में सर हम एडजस्टमेंट अकाउंट खोल करके हटाते थे वो मार्कअप। और ये वो है जब हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया ब्रांच ने वापस, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग आपको सर कुछ पार्ट जो हटाना पड़ता था, तो इसके लिए सर जी इसका मार्कअप हटाने के लिए रेफ़र एंट्री नंबर 9 और इसका मार्कअप हटाने के लिए एंट्री नंबर 10 आपको पास करना पड़ेगा, जो कि सिंपल सा लॉजिक है कि आप अपोजिट साइड में सर ब्रांच एडजस्टमेंट लिख दो, बस बात ख़त्म, ठीक है। इसका तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ जाता है, अच्छे से हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी समझाया था। और ये दोनों का तो सर सिंपल सा लॉजिक है, अपोजिट साइड में लिख दो, काम ख़त्म। चलिए, लॉजिक आपको लेकिन लाइफ में पता होना चाहिए, ठीक है। बट एग्ज़ाम में मतलब वजह क्या है, रीज़न आपको सर जी लाइफ में पता होना चाहिए, बट एग्ज़ाम टाइम में आपको लॉजिक से ही सर काम चलेगा और वहाँ पर कुछ नहीं चलता, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बट टाइम पर भी क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, दोनों रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर। तो फिर आ जाइए आगे, फॉर गुड सोल्ड एट हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस। ये देखिए, ये एक सर स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी एंट्री अभी तक आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। ओके, तो फिर देखिए सर, ओए पप्पी उधर जा यार, मम्मी उधर जा, डिस्टर्ब मत कर। चलो ठीक है सर, देखिए फिर आगे, सॉरी थोड़ा देर के लिए सर डिस्टर्ब हो गया, तो वो डॉगी था इसलिए उसको सर थोड़ा सा हटाना था। ओके कोई बात नहीं सर, चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए सर, फॉर गुड्स सोल्ड एट हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। मतलब क्या सर, गुड्स सोल्ड कर दिया गया इनवॉइस प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा। तो देखिए स्टॉक कम होगा, ये सर, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को बुलाना पड़ेगा। क्यों सर? वो आपको याद है, ब्रांच जब आईपी था, ये वाला आईपी था 120 और एसपी था 150, ब्रांच ने 150 पर सेल किया, तो ब्रांच स्टॉक में जब वो 150 पर अमाउंट आ जाता था एसपी पर, तो सर जी आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को बुला करके उसको अगेन आपको आईपी पर कन्वर्ट करना पड़ता था, मतलब ब्रांच की मेहनत। तो ये वही वाला एंट्री है सर, ठीक है। तो देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट अगर आईपी पर हो, ठीक है, तो ब्रांच डेटर्स जो देखिए यहाँ पर 150 वही चीज़ दिया भी हुआ है, और आप अपोजिट साइड में सर ब्रांच एडजस्टमेंट लिख करके हटा देते थे, ठीक है, और ट्रांसफ़र करते थे सर जी ब्रांच मेहनत किसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, प्रॉफिट दैट इज़ ऐसे लिखते थे हम, टू ब्रांच स्टॉक 30 रुपये यहाँ पर ब्रांच का मेहनत, ठीक है सर। फिर वही चीज़, देयरफॉर ब्रांच का मेहनत प्रॉफिट निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, सिंस एसपी है 150 और आईपी है 120, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको पता चलेगा कि ब्रांच का मेहनत है 30 रुपीज़। ये वाला भी एडजस्टमेंट एंट्री सर आपने कई बार किया है, ठीक है। ये देखिए, फॉर गुड्स सोल्ड एट प्राइस लोअर देन इनवॉइस प्राइस। अब ये देखिए, मतलब सर, मतलब ये अगर इस साइड में आप जैसे समझिए ऐसे कि ये था ब्रांच की मेहनत, तो ब्रांच का होशियारी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पर बेचा, और यहाँ पर ब्रांच ने कम में बेचा। गुड्स मिला था इसको 120 पर बेचने के लिए, बट ये गधा बेच दिया 110 पर ही, तो इसको क्या कह सकते हैं सर, इसको कहेंगे ब्रांच की बेवकूफ़ी। ठीक है सर। तो देखिए ऐसे केसेस में क्या होगा, ये कंडीशन आपने सर जी नहीं देखा है, पीछे वाला तो देखा ही था। देखिए ये एंट्री वाला तो सर एक इम्पॉर्टेंट एंट्री है और इसका आपने ट्रीटमेंट देखा भी है, बट ये स्टार मार्क हुआ है पीछे वाले के लिए, ठीक है, जो कि इससे ही रिलेटेड है। तो देखिए मेन पार्ट यही है जिसको आपको समझना है, ठीक है सर। तो देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आईपी पर होता है, यस सर, बाई ब्रांच डेटर मान लीजिए सेल किए थे क्रेडिट में 110 पर, ठीक है। अब देखिए सर,
ऐसे कंडीशन में आपको ये जो 10 रुपये का लॉस हो रहा है ना, इस लॉस को भी भरपाई करने के लिए, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट का हिसाब कौन रखता है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर कम पे भी बेच दिया, ध्यान रखिएगा, आईपी पर आपको ये चीज़ बनाना है, मतलब आईपी पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो भी आइटम आएगा वो आईपी पर ही होना चाहिए। अब देखिए ये कम हो गया इस कंडीशन में। अब आप देख सकते हैं सर कि एसपी अगर 110 हो गया तो कम पड़ रहा है और आईपी पर अमाउंट चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेन किससे करेंगे? बराबर करने के लिए भी आपको कॉल करना पड़ेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। कैसे कॉल करेंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट फ़ोन लगाया, कहेगा हेलो यस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, थोड़ा सा यार हमको ज़रूरत था, थोड़ा यार 10 रुपये आके यार थोड़ा सेटलमेंट कर दो। ब्रांच एडजस्टमेंट बोलेगा ठीक है, अरे यार हम तो बने ही इसी चीज़ के लिए, अभी आते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट फट से आएगा और आपका सर सेटलमेंट के चल जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, आपको अपोजिट में नहीं लिखना है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। आपको अपोजिट में ना लिख करके अगर 120 चाहिए था जो कि आईपी अमाउंट, और गलती से अगर ब्रांच ने 110 पर सेल किया तो आपको उसी के नीचे सर जी इस ट्रांजेक्शन को लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ सर जी आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये एंट्री आपने सर इफेक्ट देखा नहीं, क्योंकि जनरली होता नहीं है। बट अगर गलती से इंस्टीट्यूट आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपका लक ख़राब रहा और इंस्टीट्यूट ने दिमाग लगा दिया तो सर जी आपको भी ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह सर, और इस एंट्री को सर जी आप सिंपल से आप समझ ही रहे हो ब्रांच एंट्री क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पर सर जी आपको लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री समझना पड़ेगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसलिए तो ये क्रेडिट में दिख रहा है। तो जब ये ब्रांच एडजस्टमेंट में जाइएगा आप तो क्या होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है सर। तो इस 10 रुपये को क्या कहेंगे? ब्रांच की बेवकूफ़ी, ठीक है। तो ये वो कंडीशन था जब ब्रांच ने आईपी से भी कम पर सेल किया, ठीक है, तो ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था सर, ठीक है, और जो कि आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, ठीक है, बट डाउट में मत आइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं सर। ब्रांच का डेटर से जब कैश मिले तब, ठीक है, ब्रांच को ही कैश मिले तो आपको तो सर पता है ब्रांच का कैश बढ़ता है और ब्रांच का डेटर घटता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट तो आप जानते ही हो सर। ओके, फॉर रेमिटेंस टू हेड ऑफिस टू ब्रांच, एक मिनट सॉरी, फॉर रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, जब हेड ऑफिस दोनों अलग अलग केसेस है। देखिएगा सर, हर बार रेमिटेंस को हड़बड़ा कर ना पढ़ें। देखिए यहाँ रेमिटेंस हो रहा है, रेमिटेंस का मतलब पेमेंट, सिंपल सा बात है। रेमिटेंस का मतलब देना, पैसा देना, ठीक है सर। क्या देना? एक मिनट। रेमिटेंस का मतलब एक ही चीज़ होता है कॉमन, पैसा देना, ठीक है सर। और इधर भी पैसा देना, दोनों अलग अलग कंडीशन है सर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो फॉर कैश और फॉर कैश और बैंक, ठीक है, फॉर कैश और बैंक रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है सर कि अगर जब ब्रांच का डेटर से, वो रेमिटेंस वाला में कहाँ चलेगा, सॉरी सर, एंट्री नंबर 14 और 15 का बात हो रहा है, ठीक है। तो फॉर रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, सॉरी सर वो स्क्रीन छोटा होने की वजह से यार आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फॉर रेमिटेंस फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, जब हेड ऑफिस ब्रांच को कैश ट्रांसफ़र करता है, मतलब हेड ऑफिस जब पेमेंट देता है सर ब्रांच को कुछ एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, तो क्या एंट्री होता है? ये आपने देखा सर, ब्रांच का कैश उस कंडीशन में बढ़ जाता है और हेड ऑफिस का कैश घट जाता है, ठीक है। ओके सर, एंट्री नंबर 15, ये तो आप सर हर बार किए हो, बहुत बार किए हो, ठीक है। जब ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करता है, जब ब्रांच से हेड ऑफिस को पैसा मिलता है, ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा देता है, तो हेड ऑफिस का पैसा बढ़ता है और ब्रांच का पैसा घटता है, ठीक है सर, सिंपल। ओके सर, अब आ जाइए 16, 17, ये दो एंट्री को सर फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी हम आते हैं, ये दोनों सर शॉर्टेज का है और जो कि लंबा पॉइंट है, तो इसीलिए आप फिलहाल इसको समझ लीजिए। फॉर क्लोजिंग स्टॉक सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, गुड्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ठीक है। यस, जो आपको याद हो सर, हम 3rd नंबर पर क्लोज करते थे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो उसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा? उस चीज़ अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा, ये लिखकर आपको क्लोज करना होगा। ट्रांसफ़र करना पड़ता है
टू ट्रेडिंग या टू परचेज अकाउंट आप लिख सकते हो। जो परचेज आपने तो सर ये अभी तक प्रैक्टिस में देखा नहीं, बट आप सिर्फ टू ट्रेडिंग अकाउंट में देखते थे, जो हम कहते थे सर कि ये हेड ऑफिस का ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है सर, ठीक है। और परचेज़ अगर ICI कहता है कि परचेज़ को यूज़ करो तो परचेज़ को यूज़ करो, ठीक है। अब बच गया सर ये 16 और 17 नंबर एंट्री। तो आइए इसका भी सर जी तुरंत डिस्कशन करके इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बाकी इस लेक्चर में और कुछ है नहीं, और बाकी सारी चीज़ें हमने देख लिया। इसके बाद सर हम चलेंगे अगले मेथड में। तो देखिए 2 कंडीशन है सर जी, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, दोनों ही हल्का सा चेंज है जो कि आप ऑलरेडी समझ चुके हो, वो शॉर्टेज वाला है। देखिए कंडीशन नंबर 1 जो कि एंट्री नंबर 16 और एंट्री नंबर 17 फॉर शॉर्टेज, अगर शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, ब्रांच का विच इज़ कंसीडर्ड नॉर्मल। अगर शॉर्टेज हो और नॉर्मल ट्रीट करना है तो कैसे करेंगे, और शॉर्टेज हो अगर अब नॉर्मल हो तो कैसे करेंगे। आपको सर जी हमने ये चीज़ बहुत बार समझाया है, ठीक है। हर जगह हर क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को आपको बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ शॉर्टेज को नॉर्मल मानेंगे तो पूरा अमाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजना पड़ेगा, ठीक है सर। यस तो देखिए अगर शॉर्टेज आ गया, ठीक है सर, इफ़ शॉर्टेज इन ब्रांच स्टॉक अकाउंट विच इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, ठीक है, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है सर। तो अमाउंट को पूरा का पूरा भेजना पड़ेगा कहाँ सर, ब्रांच एडजस्टमेंट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा सर। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, उसमें मान लीजिए यहाँ सर आता है शॉर्टेज अगर नॉर्मल होगा तो इसके ऊपर सर लोडिंग जो होगा उस लोडिंग को आपको भेजना होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है सर। नो नीड टू ट्रांसफ़र कॉस्ट ऑफ P&L। इस कंडीशन में P&L का जो पार्ट है वो ट्रांसफ़र सर जी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ब्रांच एडजस्टमेंट का जो पार्ट है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि हम आपको बहुत बार बताए हैं, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट से उठा करके सिर्फ एडजस्टमेंट का पार्ट को डाल देते हैं, ठीक है सर। अभी हम एग्जांपल भी देंगे, चिंता नहीं। और देखिए यही है सर, आपको थोड़ा देर के लिए लग रहा होगा कि सर आप तो बोल रहे थे यार कि नहीं जाएगा। हाँ भाई साहब नहीं जाता है, वहीं रह जाता है, समझाएंगे। देखिए फॉर शॉर्टेज हमने जो कहा है आपको वो सर जी सारा बात सही है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम एक बार और आपको समझाएंगे, फ़िलहाल हम जो कह रहे हैं आप सर उसको बस सुनते जाइए, ठीक है। तो देखिए फॉर शॉर्टेज इन ब्रांच स्टॉक विच इज़ कंसिडर्ड एब नॉर्मल, ठीक है। मतलब शॉर्टेज अगर एब नॉर्मल हो तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का आपको तो पता है सर, एब नॉर्मल शॉर्टेज का 2 पार्ट, एक तो कॉस्ट में होता है जो P&L में भेजते हैं, और दूसरा सर लोडिंग होता है जो कि ब्रांच एडजस्टमेंट में जाता है। तो इसका तो ट्रीटमेंट सर ऐसे होता है, ठीक है, आपने कई बार देखा है। और इसका प्रेजेंटेशन, शॉर्टेज होता है तो प्रेजेंटेशन ऐसे करते, एंट्री आपके सामने ही है। नोट, क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अब नॉर्मल माने, ठीक है सर। ये तो समझ गए अब नॉर्मल कैसे मानना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप अब नॉर्मल मान लीजिए। इससे रिगार्डिंग नोट, क्वेश्चन में अगर स्पेशली बोले तो ही माने कि ये जो शॉर्टेज हुआ है ये नॉर्मल है, वरना जनरली सर जी क्वेश्चन में आपने सब कुछ प्रैक्टिस करके देखा हमारे साथ, जनरली क्वेश्चन में नहीं बोलता शॉर्टेज से रिगार्डिंग बात की अगर शॉर्टेज होगा। बट अगर कभी गलती से लिख दे कि इफ़ शॉर्टेज इज़ फाउंड ट्रीट एज लाइक नॉर्मल, ठीक है, कंसीडर्ड एज नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो उस कंडीशन में सर जी आपको बस ये करना है। देखिए तो सर कंडीशन समझते हैं, चलिए एक एग्जांपल से 17 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सर मेरा शॉर्टेज है 15,000, ठीक है, और ये है IP पर, ठीक। अब इसका सर जी 2 पार्ट, मान लीजिए 12,500 एक तरफ और 2,500 सर एक तरफ, ठीक है। ये क्या है, ये सर ओरिजिनल कॉस्ट है शॉर्टेज का, ठीक है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और ये सर जी प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए 2,500 है मेरी जान, ठीक है, ओके सर। तो देखिए अब ये कह रहा है कंडीशन कि तो देखिए ये तो सर जी आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 15,000 आएगा सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर, उसका 2 पार्ट आप लिखेंगे, यस सर, ठीक है, ओके सर लिखेंगे। तो देखिए एंट्री नंबर 16 क्या कह रहा है कि अगर ये कंसीडर्ड हो नॉर्मल लॉस, ठीक है, नॉर्मल लॉस मानेंगे, उस कंडीशन में देखो क्या करना है, आपको सिर्फ ब्रांच स्टॉक में से प्रॉफिट का पार्ट उठा करके ब्रांच एडजस्टमेंट में भेज देना है। मतलब अगर नॉर्मल लॉस हुआ, और दूसरा क्या है,
तो देखिए क्या कह रहा है कि ब्रांच स्टॉक में से ब्रांच एडजस्टमेंट को उठा करके भेज देना है। P&L में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। नो नीड टू ट्रांसफ़र कॉस्ट टू P&L। मतलब सर अगर इस लॉस को कह दिया जाए कि ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, समझिएगा सर थोड़ी देर के लिए। अरे यार बहुत ऊपर, हाँ नॉर्मल लॉस, वीडियो ही कहीं पहुँच ना हो जाए। तो देखिए सर अगर ये कह दिया जाए कि ये जो 15,000 का लॉस है इसको आप मानो नॉर्मल लॉस, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है सर, आप इसको जहाँ निकाले हो ब्रांच स्टॉक में इस अमाउंट को वहीं पर छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दो, छेड़ो नहीं ठीक है सर। और ये जो 2500 आइटम है ना, इसको तो सर जी आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज गए हैं, ठीक है। ये तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा ही, ये तो सिंपल सा बात है, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट ओके, क्योंकि ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट के लिए हम क्या मेंटेन कर रहे हैं सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो उसमें ये चीज़ को डाल देंगे, बात ही ख़त्म। और वहीं आ जाइए, तो ये था सर जी आपका नॉर्मल वाला। और अब नॉर्मल वाला में तो आपको पता ही है कि सर अगर 15,000 इधर है, तो जैसे कि अभी आपको एग्जांपल अभी तो हमने बताया था, तो देखिए ये 12,500 जो अमाउंट है इसको सर जी भेज देते हैं हम P&L में, और ये जो 2,500 अमाउंट है इसको सर जी भेज देते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में। ध्यान दीजिएगा सर दोनों ही कंडीशन में भले लॉस जो है अब नॉर्मल हो या नॉर्मल हो, उससे कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट वाले पार्ट को। मतलब सर ये 2500 तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 100%, ठीक है, ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट ये जो 12,500 का है सिर्फ यहीं फंस रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर ये 12,500 आपके पास फंस रहा है ना, ठीक है, तो इसका 2 कंडीशन आप ऐसे लिख लीजिए। एक तो P&L में भेजना है, ठीक है, और थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं। एक तो P&L में नहीं भेजना है, ठीक है सर। तो P&L में भेजना कब है, जब ये 12,500 का लॉस, ओ नहीं रेड कलर करते हैं ताकि अच्छा समझ में, हाँ। तो सर इस 12,000 को P&L में भेजना कब है, जब ये 12,000 का जो लॉस है ये क्या माना जाए, ये एबनॉर्मल लॉस माना जाए, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है सर। ओके बहुत अच्छा सर। और अगर ये 12,500 को क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल लॉस मानो, ठीक है, तो नॉर्मल लॉस मानेंगे तो P&L में नहीं भेजेंगे। किस कंडीशन में सर, अगर ये इसको हम मानते हैं नॉर्मल लॉस इस 12,500 के अमाउंट को, ठीक है सर। तो इस तरह से नॉर्मल लॉस मानिएगा तो P&L में नहीं भेज सकते। और अगर आप इस 12,500 को अब नॉर्मल लॉस मानिएगा तो ही ये P&L में जाएगा, ठीक है सर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट समझाया होगा। इसके आगे तो सर जी और कुछ है नहीं, बाकी तो सब कुछ ख़त्म ही है अपना, ठीक है। तो अब सर जी हम स्टार्ट कर सकते हैं अगला मेथड, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब हम चलेंगे डेटर्स मेथड पर, ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।